हमारे लिए नहीं है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए है, जिनके नेतृत्व को नकारते हुए उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। ना ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सप्रा जी इसका कोई उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, मैं संतोष जी आपसे भी कमेंट चाहूंगा, आप बहुत देर से सुन रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा मैं। अब ये आरोप लगाने का क्या मतलब है? अच्छा एक सेकंड, मायावती इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जरा सुनिए मायावती क्या कह रही है। उनमें से खासकर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के चुनाव परिणाम बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं तथा किसी के भी गले के नीचे से उतरने वाले नहीं हैं। शायद आप लोगों के भी गले के नीचे से आसानी से उतरने वाले नहीं हैं। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, तो पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, जहां मुस्लिम समाज का जो वोट है 18 और 20% के करीब है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट मुस्लिम को ना दिया हो, इसके बावजूद भी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को चला जाए, क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये उतर रहा है? हमारी पार्टी के लोगों के, मैं समझती हूँ कि पूरे दुनिया में भी यदि ये बात उनके सामने रख दी जाए तो उनके गले के नीचे से नहीं उतरेगी। सन 2014 के लोकसभा आम चुनाव के समय में भी, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के संबंध में भी इसी प्रकार की ये आशंका जताई गई थी। जब इनको 73 सीटें मिली थी, इसी प्रकार की आशंका सन 2014 में भी जताई गई थी कि वोटिंग मशीनों में जरूर गड़बड़ी की गई है, जिसके बिना बीजेपी के पक्ष में ऐसा खास चुनाव परिणाम बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता था सन 2014 में भी। और इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग मशीन के संबंध में ये चर्चा आम रही है कि बटन कोई भी दबाया जाए, वोट बीजेपी के कमल पर ही जाएगा, परंतु उस समय इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जबकि चुनाव आयोग के सामने बार बार इस मुद्दे को उठाया गया है। ऐसी ही शिकायत अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में भी वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के संबंध में की गई थी। इस संबंध में दिनांक 6 मार्च सन 2017 को वोट पड़ने, आखिरी चरण के वोट से पहले, इस संबंध में दिनांक 6 मार्च सन 2017 को 7वें व अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले मेरी आयोजित, यानी कि जो चुनाव प्रचार खत्म होना था, तो एक दिन पहले मेरी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी प्रकार का सवाल, आपको याद होगा, इसी प्रकार का सवाल एक पत्रकार द्वारा सभी पत्रकारों के समक्ष मुझसे पूछा गया था, किया गया था, और आप लोग इस बात के गवाह हैं
और मेरे ख्याल उसी आज जहाँ ये सामने खड़े हैं इधर ही एक पत्रकार था, शायद पहली बार आप लोगों ने देखा था, उसने टोपी सर के ऊपर लगाई हुई थी। तो आखिरी चरण वाले ने हाँ टोपी लगाई हुई थी उसने, और जहाँ उधर वो खड़ा हुआ था जब सवाल जवाब हो रहे थे, आपको याद होगा, तो हाँ मेरे को क्या मालूम था कि सचमुच वो सही बोल रहा है, ये तो आज मालूम पड़ा जब रिजल्ट आ रहा है। जब उसने वो सवाल मेरे से पूछा कि जो मैं आज एलिगेशन लगा रही हूँ, तो वो सवाल जब उसने कहा था कि भाई आपका जो वोट है वो तो आपकी पार्टी के लोगों का या दूसरी पार्टी का, वो तो कमल पे ही जा रहा है, तो मैंने उस पत्रकार की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला नहीं आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने उसको इग्नोर किया। तो आज मुझे लगा कि इसका मतलब वो पत्रकार सही बोल रहा था, और आज मुझे लगता वो नजर भी नहीं आ रहा है। वो जो है उस दिन वो खड़ा हुआ था और आप लोग भी देख रहे थे कि ये आदमी कहाँ से आ गया, तो उसने ये सवाल मेरे सामने रखा था और आप लोग इस बात के गवाह हैं। किंतु सन 2014 के लोकसभा व वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड विधानसभा आम चुनाव के दिखाए जा रहे परिणामों को देखकर, जो 14 में परिणाम आया लोकसभा का, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव के दिखाए जा रहे परिणामों को देखकर ये मामला अब इतना ज्यादा गंभीर हो गया है कि इसके बारे में और ज्यादा खामोश रहना लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। ये हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और खास तौर से मैं मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, चेतावनी देना चाहती हूँ, मैं खुली चेतावनी दे रही हूँ कि जो मुझसे 6 तारीख को पत्रकार ने पूछा था, मैंने उसकी बात पर गौर नहीं किया। सन 2014 में भी ये बात हमारी पार्टी के लोगों द्वारा मेरे सामने रखी गई थी, तो मैंने सोचा कि, और ये बात मुख्य चुनाव आयोग के संज्ञान में भी ये बात लाई गई थी बीच बीच में जब मीटिंगें होती रही। तो लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि उनको पूर्ण बहुमत मिल गया है, उससे ज्यादा उनको सीटें मिल गई हैं, और लेकिन जिस तरीके की गड़बड़ी करके इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और ये इन्होंने अपने पक्ष में जो ये बहुमत साबित किया है आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूँ, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिख कर दो कि ये जो चुनाव है तो हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले, जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर वाली जो है, उससे चुनाव कराएं। यदि इनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है, हमने उनके ऊपर आरोप लगाया है। हमने मुख्य चुनाव आयोग को भी लिखकर दिया है चिट्ठी, जो उसकी भी कापी हम आपको दे देंगे। यदि उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है और वो कहते कि नहीं हमारे पक्ष में वोट पड़ा है, तो उनको घबराना नहीं चाहिए। फिर उनको बैलेट पेपर के माध्यम से, जो पुरानी व्यवस्था थी, उस माध्यम से चुनाव कराना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, यदि उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो। और यदि वो नहीं कराते हैं तो समझ लो जो उस पर उनको बैलेट पेपर के माध्यम से, जो पुरानी व्यवस्था थी, उस माध्यम से चुनाव कराना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, यदि उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो। और यदि वो नहीं कराते हैं तो समझ लो जो उस पत्रकार ने 6 तारीख को मेरे से सवाल पूछा था, और सन 2014 में भी ये बात हमारी पार्टी के लोगों ने मेरे संज्ञान में डाली थी, तो लेकिन हमने ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जिस तरीके के जो रिजल्ट आ रहे हैं, और खासतौर से मुस्लिम बहुल्य इलाके में बीजेपी को वोट निकल रहा है, तो ये तो बड़े गंभीरता से सोचने वाली बात है।
और ये लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं हो रहा है। और इस मामले को मैं ये समझती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष, पूरा अन्य पार्टियां भी इस मामले को जरूर गंभीरता से लेंगे, नहीं तो लोकतंत्र नाम की चीज अपने इंडिया में रहेगी नहीं। आपको मालूम है कि अमेरिका में भी इसी मशीन की शिकायतें आई थी, और जब वहाँ के लोगों ने आवाज उठाई तो ये जो वोटिंग मशीन वाला सिस्टम उसको खत्म करके वो पुरानी व्यवस्था में वो लोग आ गए थे। नहीं तो सन 2019 में यदि यही वाली व्यवस्था चली तो समझ लो कि फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, लोकतंत्र नाम की चीज इधर रहेगी नहीं, और फिर तो विरोधी पार्टियों को चुनाव लड़ना नाम मात्र के लिए रह जाएगा। तो इसलिए अब इस संबंध में हालांकि हमने मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बुलाया है। अब उत्तर प्रदेश में खासकर ज्यादातर लोगों का विश्वास ईवीएम अर्थात वोटिंग मशीन पर से लगभग उठ सा गया है, लगभग क्या पूरा उठ गया है। और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनके वोट जो उन्होंने, हमारी पार्टी के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनके वोट जो उन्होंने बीएसपी को दिए थे वो आखिर कहाँ चले गए। मुस्लिम समाज के लोग ये बोल रहे हैं कि हमने तो बीजेपी को वोट दिया ही नहीं है। तो यहाँ से हमारे मुस्लिम बहुल्य इलाके में से अधिकांश तो बीजेपी को वोट कहाँ से निकल रहे हैं। हमारी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि जब हमने वोट ही नहीं दिया है तो उनके वोट आखिर कहाँ चले गए, तथा गैर भाजपा वोट बीजेपी को कैसे ट्रांसफर हो गया है। ये आम चर्चा है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। पंजाब में तो इनकी हिम्मत नहीं कर पाई है, क्योंकि उनको मालूम था कि अकाली और बीजेपी ये एक्सपोज, यदि वहाँ पर ये गड़बड़ करते, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाली व्यवस्था जो इन्होंने किया है वहाँ गड़बड़ करते तो पकड़े जाते, इसलिए उसको नहीं छेड़ा इन्होंने। और बाकी गोवा वगैरह जो बाकी जगह उनको मालूम था ये तो छोटे छोटे राज्य हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, इनको घेर लो, मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। तो इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसलिए भारत निर्वाचन आयोग से हमने चिट्ठी भी लिखी है। मेरी मांग है इस संबंध में आपकी प्रेस, आप लोगों को बुलाने से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने से पहले तो हमने भारत निर्वाचन आयोग को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी की कॉपी आप लोगों को अभी दे दी जाएगी। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग से मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। वे विदेशी एक्सपर्ट टीम के माध्यम से इन सभी वोटिंग मशीनों की जांच करवाई जाए, और जब तक निष्पक्ष जांच पूरी ना हो जाए तब तक इन दोनों राज्यों के नतीजों को रोका जाए, तथा बैलेट पेपर वाली पुरानी व्यवस्था को लागू करके उत्तर प्रदेश में पुनः चुनाव कराया जाए। और इस संबंध में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत तो ये बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती देखिए हार के बाद मीडिया के सामने आई हैं और गंभीर आरोप लगा दिए हैं इलेक्शन कमीशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी के। जाहिर है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में ही देश में सारे चुनाव होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ गड़बड़ी की गई है। मायावती कह रही हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच होनी चाहिए और जितने भी चुनाव के नतीजे आए हैं उन पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए। सीधे चुनौती दी है प्रधानमंत्री को, बीजेपी अध्यक्ष को। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए। राजीव जी स्वागत है आपका, जवाब देंगे आप मायावती जी को? राजीव जी, एक तो आपने बड़ा लंबा समय दे दिया टेलीविजन पर कुछ बेतुकी बातें सुनने के लिए, और अब आप पूरे विषय को हटा करके उनके प्रश्नों का उत्तर के लिए मुझसे पूछ रहे हैं कि जवाब देंगे। ये बेचैनी, हार की बेचैनी इतनी ज्यादा है कि कोई भी बेबुनियादी सवाल खड़ा करके इस बड़े जीत के माहौल को, ये तो वक्त है देश के प्रधानमंत्री अगर उनमें नेतृत्व की काबिलियत होती तो हार को स्वीकारती और हार को स्वीकार करके देश के प्रधानमंत्री को बधाई देती, तो शायद उनका कद जो चुनाव परिणामों में गिर गया है वो शायद कद थोड़ा सा कुछ उस पर सुधार होता।
तो एक तो मैं यही आग्रह करूंगा कि एक व्यर्थ के बयान को बार बार चला करके उस विषय पर हम लोग चर्चा ना करें। ये हताशा है, ये बेचैनी है, एक हार है और विवशता है। लोगों ने उत्तर प्रदेश के उनके चेहरे को देखा है और लोगों ने एक नया विकल्प उत्तर प्रदेश में तलाश लिया है और उनसे पूछना कि जिस प्रकार के बयान दे रही मैडम, मुझे नहीं लगता है कि मैं अपना समय इस पर जाहिर करना चाहूंगा। अच्छा, ठीक है। चरण सिंह सप्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मायावती जी के आरोप पर? क्या आप उनके साथ हैं या आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, देखिए, मायावती जी ने एक उनका जो अंदेशा है वो जाहिर किया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। मेरे ख्याल से इसके आगे जाके भी शायद मायावती जी इसमें पीआईएल करेंगी और एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी डिमांड करेंगी। ये इसकी तहकीकात अगर वो चाहती हैं और इलेक्शन कमीशन चाहती है तो मेरे ख्याल से तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का फिलहाल ये स्टैंड नहीं है। ये हमारे वरिष्ठ जो नेतागण है वो तय करेंगे इसके ऊपर क्या आगे कहना है। तो चरण सिंह सप्रा जी, आपको कैसे पता है कि वो पीआईएल करेंगी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी की मांग करेंगी? ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा एक पीआईएल महाराष्ट्र के जो अभी चुनाव हुए हैं, जो 10 महानगर पालिका के चुनाव हुए हैं और जिला परिषद के चुनाव हुए, उसमें भी ये बात उठी थी। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने बात उठाई। चलिए, ठीक है। पीआईएल गया है, इसलिए मैं बात ठीक है, कोई बात नहीं। राजीव जी, माफ करिएगा। राजीव जी, मैं मुबारकबाद देना भूल गया था आपको। मैंने मायावती जी की बात पर आपसे रिएक्शन तो ले लिया, मैं कांग्रेचुलेट तो कर दूं आपको। देखिए, हाँ, नहीं, ठीक है। नहीं, ये आप लोग ने बिल्कुल, वो ठीक है, उतना उनका जगह बनता है, उन्होंने बोल लिया, अब हम उनको भूल जाए और आगे चले। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के परिणाम है, ये पूरे के पूरे तौर पर उत्तर प्रदेश। राजीव जी, वक्त की नजाकत है, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, वक्त की नजाकत है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, बस 80 सेकंड का ब्रेक है। प्लीज राजीव जी, प्लीज 80 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं, आ रहा हूं आपके पास। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।